जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट का दिन था। आज का दिन चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी का दिन था। आज के दो अहम केस जिन पर बात करनी है, दोनों की सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी। 7 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे वो ताहयात नाहली केस में कि नाहली ताहयात होनी चाहिए या 5 साल होनी चाहिए, और 3 रुकनी बेंच की सरबराही फ़ाइज़ ईसा काजी साहब कर रहे थे और वो केस सुन रहा था लापता अफराद का, जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद का। सबसे पहले नाहली की बात कर लेते हैं। नाहली केस आपको पता है ये आखिरी रुकावट है मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की राह में, और ये रुकावट दूर होने वाली है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हीथ्रो एयरपोर्ट से, बल्कि हीथ्रो एयरपोर्ट तो बाद में आता है, एवन फील्ड से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बाद में निकले थे, उससे पहले ही रिस्क फ्री वापसी शुरू हो चुकी थी, गारंटियों भरी वापसी शुरू हो चुकी थी। गारंटियों भरी वापसी क्या होती है कि सब कुछ जैसा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते हैं वैसा होगा, और फिर कदम कदम पर जैसा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने चाहा वैसा हुआ, और सब कुछ हो गया है। अब एक ही चीज़ बाकी रह गई है, वो है उनकी ताहयात नाहली। पनामा लीक्स में जब वो रंगे हाथों पकड़े गए थे तो उस वक्त उनकी ताहयात नाहली हुई थी। अब ताहयात नाहली को बदला जा रहा है 5 साल की नाहली में। इलेक्शन कमीशन एक्ट में शहबाज शरीफ यानी मेरे महबूब कायद के छोटे भाई जब वज़ीर आज़म थे तो वो एक कार्रवाई डाल गए थे कि इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम कर गए थे कि नाहली की मुद्दत 5 साल होगी, और इसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था। और फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि जब इलेक्शन कमीशन एक्ट की तरमीम को चैलेंज नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि अब नाहली की मुद्दत 5 साल ही होगी। लेकिन अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि चूँकि 5 रुकनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करने की जसारत की थी, लिहाजा अब उससे बड़ा बेंच बनाकर उनकी नाहली 5 साल कर दीजिए। दूसरा तरीका ये था कि नई असम्बली आती और वो असम्बली में आईनी तरमीम होती और नाहली की मुद्दत 5 साल हो जाती, लेकिन चूँकि असम्बली अभी मौजूद नहीं है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर असम्बली आने के बाद 5 साल के लिए अहल होते हैं या ताहयात नाहली ख़त्म होती है तो फिर दोबारा उनको एमएनए का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसके लिए इश्तिहार भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के हुक्म पर 2 बड़े अखबारों में, और कहा गया कि जो मुतासरा फ़रीक हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, जो ताहयात नाहली पर के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, कोई अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहते हैं। यानी इस शेर में शायर नवाज शरीफ साहब को मुखातब करके कह रहा था कि आइए और इंसाफ पाइए, रिलीफ पाइए। तो अब ये जो 7 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी कर रहे हैं, ये इसकी समाअत अब 4 जनवरी को होगी, और एक ये 4 जनवरी की समाअत कर लें या एक अगली समाअत कर लें, बस इसमें फ़ैसला हो जाना है। और फैसला लग रहा है, आज बेंच ने अब एक तरह से इनडायरेक्ट अपनी राय दे दी है कि जब इलेक्शन कमीशन एक्ट तब्दील हो चुका है तो लिहाजा अब क्या हमारे यहाँ इसको नाहली की मुद्दत 5 साल ही समझिए। और अटार्नी जनरल और हुकूमत भी सरेंडर कर चुकी है और वो ओपन कह रही है कि नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाहली पर नज़र सानी होनी चाहिए और हमें कोई इतराज़ नहीं कि ताहयात नाहली को 5 साल की नाहली में बदला जाए। लिहाजा जब मुद्दई भी फिर गया, अदालत का भी ख्याल है कि इलेक्शन एक्ट तब्दील हो गया तो अब उनकी नाहली की मुद्दत ताहयात नहीं 5 साल होनी चाहिए, तो फिर ये बाकी फार्मेलिटीज़ रह जाती हैं, रस्मी कार्रवाइयाँ रह जाती हैं। यहाँ एक फ़िक्रा आपको याद करवाता चलूँ, जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो मुस्लिम लीगी बार बार कई दफ़ा कह चुके थे, टीवी पर भी कहा उन्होंने कई दफ़ा, और इसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड भी बताते थे कि जब तक बंदयाल साहब हैं तब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, जब फ़ाइज़ ईसा काजी साहब आएंगे तब नवाज शरीफ साहब भी आएंगे और सब रिलीफ पाएंगे। और इधर फ़ाइज़ ईसा काजी साहब आए, उधर नवाज शरीफ साहब आए और सारे रिलीफ पा लिए। आज 2 चीज़ें इसमें, बाकी तो केस को छोड़िए, एक तो उन्होंने कहा कि सादक और अमीन सिर्फ अम्बिया होते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो रेफर कर रहे थे इमरान खान को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादक और अमीन कहा था, ये बार बार आता रहता है। और जैसे इमरान खान को मासूम कह दिया 3 रुकनी अभी बेंच ने
तो वो भी तन बदन में मुस्लिम लीगियों की आग लगी और सादिक और अमीन के भी लगी हुई है, लेकिन चलो इस पे बात नहीं करते। दूसरा था कि कायदे आज़म भी, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर यही इलेक्शन कवानीन हो तो कायदे आज़म भी इलेक्शन में आते तो नाअहल हो जाते। नहीं सर नहीं। आप चीफ जस्टिस साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कायदे आज़म कौमी असम्बली में झूठी तकरीर फरमाते, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करते और इसके अलावा कतरी ख़त लाते, झूठा कतरी ख़त, झूठी ट्रस्ट डीड लाते और झूठा कैलबरी फाउंड लाते और इसके अलावा किसी सवाल का जवाब ना उनके पास होता, उनके एवन फील्ड फ्लैट्स निकलते, उनके बारे में बरतानिया का अखबार लिखता कि पेंट हाउस बैरी कज़ाक 23 जदादों वाला, 23 जदादों वाला, उनके अकामे निकलते कायदे आज़म के, उनके बच्चे छोटे होते मगर अरबपति होते और कायदे आज़म को पता ही ना होता कि बच्चे अरबपति कैसे हो गए। और कायदे आज़म साहब 3 झूठी तकरीरें भी करते, उनके बच्चे झूठी इंटरव्यू देते। तो फिर चीफ जस्टिस साहब पूछना आपसे ये था कि फिर अगर कायदे आज़म साहब आते इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप क्या उनकी रंगे हाथों पकड़े भी जाते और उनके पास मनी ट्रेल भी ना होती अपने किसी चीज़ की, और वो ये भी कहते कि मेरे असास ज़राए आमदन से ज़्यादा तो तुम्हें क्या, तो फिर क्या आप उनको उनकी नाहिलता नाहली की मुद्दत जो है ख़त्म करके 5 साल करते और उन्हें फिर से मौका देते इलेक्शन लड़ने का? मतलब फिर से आइए, लूटिए और फिर चले जाइए। तो इशू ये नहीं है चीफ जस्टिस साहब, इशू ये है कि जो हमारे यहाँ रंगे हाथों जो पकड़े जाते हैं उनको भी दोबारा आप मौका दे रहे हैं कि आके आए और फिर से मुल्क लूटें, और इस तरह तो फिर सज़ाए मौत भी ख़त्म कर दें, उम्र कैद भी ख़त्म कर दें, 5 साल ही रखें सारों की, जो भी कोई जुर्म करता है 5 साल की सज़ा और उसके बाद फिर से आ जाए मैदान में। दूसरा केस था जी आज का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, वो था लापता अफराद का या जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद का। इसमें शोएब शाहीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनके और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान बड़ा शानदार मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि वो केस को एक पार्टी तक रख रहे हैं, मतलब पीटीआई तक रख रहे हैं, पीटीआई की बात रख रहे हैं, उनको बात करनी चाहिए ओवरऑल बिला तफरीक सारों जो लापता अफराद हैं उनकी बात करनी चाहिए। बिल्कुल मैं चीफ जस्टिस साहब के साथ हूँ कि शोएब शाहीन तो चलो उनको मौका मिला होगा, वो अपनी पार्टी के गम सुना रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बिला तफरीक बात करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी दुरुस्त फरमाया कि शीरी मज़ारी जब वज़ीर थी तो उनकी वजारत के दौर में उनका बिल जो था लापता अफराद के बारे में वो सेनेट में कैसे गुम हो गया, और चेयरमैन सेनेट में कैसे बिल गुम हो गया, क्या ये साजिश थी। और ये भी उन्होंने ठीक फरमाया कि अब एतजाज़ एहसन पटिशनर है और एतजाज़ एहसन 2011 में वज़ीर थे जब पीपल्स पार्टी ने ये सारा कुछ लापता अफराद के हवाले से सारा कुछ किया था, तो एतजाज़ एहसन साहब उस वक़्त क्यों नहीं करवा सके। और ये भी चीफ जस्टिस साहब का ठीक बात कर रहे हैं कि मामला सियासी नहीं होना चाहिए लापता अफराद का, ये सियासी मामला नहीं है, हम सब का मामला है और ये किसी एक जमात का भी मामला नहीं है। अल्लाह करे ये लापता अफराद का मामला वंस फॉर ऑल जैसे चीफ जस्टिस कह रहे हैं वैसे हल हो, और क्योंकि किसी एक फैमिली का एक फ़र्द का जबरी तौर पर या वैसे लापता हो जाना, बंदा फौत हो जाए तो वो एक अलहदा बात होती है कि बंदे को सुकून आ जाता है, कब्र देख लेता है कि अब नहीं रहा, लेकिन अगर बंदा दरमियान में लटका रहे, लापता हो और पता ही ना हो कि ज़िंदा या फौत हो गया, तो बंदा लटका रहता है। तो अल्लाह ना करे किसी ख़ानदान को ये तकलीफ़ हो। और फिर अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से हैं, वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से हैं, तो अब बलूचिस्तान से अगर कोई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आता है और वो पुलिस गर्दी का शिकार होता है और उनको फेंटियाँ पड़ती हैं, जेल हवालातें भुगतनी पड़ती हैं या वो खुले आसमान तले उनको बैठना पड़ता है लापता अफराद का, तो अब तो नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को ये इस मामले को टेकअप करना चाहिए और होना चाहिए कि असल सूरत हाल क्या है। एक दूसरी कहानी है, वो दूसरी कहानी है कि ये दहशतगर्द हैं और इसमें कई दहशतगर्दी में मारे जा चुके, कई जा चुके, कई मिल चुके, तो ये बड़ी थोड़ी लिस्ट है। और एक ये है कि नहीं ये बहुत लापता है, लापता हुए गए, जबरी तौर पर लापता किए गए, तो इस मसले को वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए। लेकिन इसी समात में चीफ जस्टिस साहब ने कुछ रिमार्क्स अजीब से दिए। उन्होंने कहा कि जब शोएब शाहीन साहब को मुखातब करते हुए कहा कि जब आप तपश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में खड़े ना हो।
अब इसकी मुझे समझ नहीं आती कि सारे तो तब किचन में तपश बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन क्या मतलब एक्सीडेंट ना हो जाए अब इसकी मतलब ये है कि मैं गाड़ी ना चलाऊं, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, इसका मतलब है मैं इम्तिहान ही ना दूं, मैं हार ना जाऊं, इसका मतलब है मैं किसी खेल या किसी मुकाबले में उतरूं ही ना। तो ये तो कोई बात ना हुई। जो तपश बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो कमज़ोर होता है, वही तो अदालत में आता है और उसी को अदालत में रिलीफ चाहिए होता है। ताकतवर को तो रिलीफ नहीं चाहिए, वो तो अपना खुद रिलीफ ले लेता है। फिर एक मौके पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, फरमाया शोएब शाहीन को मुखातब करते हुए, सदाकत अब्बासी कौन है, फ़रख हबीब कौन है, उस्मान डार कौन है, शेख रशीद कौन है। हैरान हूँ मैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फ़ाइज़ इसाक काजी साहब है, पहले बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, पहले जज थे, आप चीफ जस्टिस हैं, और वो पूछ रहे हैं कि ये सदाकत अब्बासी कौन है, फ़रख हबीब कौन है, उस्मान डार कौन है, शेख रशीद कौन है। हो सकता है वो सिम्बोलिकली पूछ रहे हो, लेकिन ये पूछने का लहजा कि ये कौन है, ये पाकिस्तानी है सर, आपको भी पता है ये कौन है और हमें भी पता है ये कौन है। और फिर उन्होंने फरमाया कि असद तूर और मतीउल्लाह जान अगवा हुए, वो गैर जानबदार साफ़ी हैं। सर असद तूर को जब मार पड़ी या असद तूर पर तशद्दुद हुआ और मतीउल्लाह जान जब अगवा हुआ, दोनों की हमने उस वक्त भी मजम्मत की और दोनों की अब भी मजम्मत कर रहे हैं, और नहीं होना चाहिए था। और उनकी गैर जानबदारी या जानबदारी पर भी बात नहीं करते, लेकिन साथ ही आपने ये फरमा दिया कि वो गैर जानबदार है। अब ये चीफ जस्टिस फ़ाइज़ इसाक काजी की राय है या चीफ जस्टिस की राय है या फ़ाइज़ इसाक काजी की राय है। और दूसरी बात यह है कि आप साथ ही आपने फरमाया इमरान रियाज कौन है। आपको असद तूर का पता है, मतीउल्लाह जान का पता है, इमरान रियाज का नहीं पता। और फिर क्या इमरान रियाज अभी तक लापता है, यानी आपको ये भी नहीं पता कि इमरान रियाज अभी तक लापता हैं या वापस आ चुके हैं। हैरानगी हुई। और फिर चीफ जस्टिस साहब से कहना ये है कि अगर आपके ख्याल में इमरान रियाज गैर जानबदार नहीं है और असद तूर और मतीउल्लाह जान जानबदार है या गैर जानबदार है और इमरान रियाज गैर जानबदार नहीं है, तो फिर क्या वो बात। और अगर शोएब शाहीन एक जमात की बात कर रहे हैं तो फिर क्या बात हुई। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप पीटीआई के भी चीफ जस्टिस हैं, मुस्लिम लीग नून के भी चीफ जस्टिस हैं और पीपल्स पार्टी के भी चीफ जस्टिस हैं, आप गैर जानबदारों के भी चीफ जस्टिस हैं, आप जानबदारों के भी चीफ जस्टिस हैं, और आप तपश बर्दाश्त किचन में खड़े होकर तपश बर्दाश्त करने वालों के भी चीफ जस्टिस हैं, आप किचन में खड़े होने वाले मगर तपश ना बर्दाश्त करने वालों के भी चीफ जस्टिस हैं, आप बहादुरों के भी चीफ जस्टिस हैं, आप बुज़दिलों के भी चीफ जस्टिस। जो आपके पास आ गया बस आ गया, आप उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। तो आपको तो ये तासर नहीं देना चाहिए कि एक तरफ एक फ़लाँ गैर जानबदार है और फ़लाँ कौन है और वो कहाँ है। और अभी आपने एक नाहली वाले केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसमें अहल होंगे, उसमें आपने फरमाया कि ये आईनी मसला मैं हल करने जा रहा हूँ, किसी एक पार्टी का तासुर ना दिया जाए कि उसकी हिमायत की जा रही। सर पहली बात तो ये कि हम ये तासुर नहीं देना चाहते, लेकिन ये तासुर मौजूद है, और अगर आप समझते हैं कि ये तासुर ख़त्म हो तो ये इस बात का या इस फैसला ये इलेक्शन के बाद कर लें। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हो लेने दें, उसके बाद तायाद नाअहली होनी चाहिए, 5 साल नाअहली होनी चाहिए, ये कर लें। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ना है और उनको इलेक्शन से पहले अहल करना है, तो नाअहली की मुद्दत 5 साल करके और उनकी ताकि नाअहली ख़त्म हो जाए तायात वाली, तो फिर ये तासुर जाता है कि ये सिर्फ एक बंदे या 2 बंदों के लिए या एक जमात के लिए ये उसको फ़ायदा पहुंचाने की बात है। लेकिन हम फिर भी, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर आप समझते हैं कि नाअहली की मुद्दत तायात नहीं 5 साल होनी चाहिए तो ठीक है, वरना मैं तो ये समझता हूँ कि जो एक मरतबा रंगे हाथों पकड़ा जाए उसे दोबारा सियासत में आने का कोई हक़ नहीं। पूरी दुनिया में जहाँ मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं, जमहूरी मुआशरे होते हैं, आइन कानून और अखलाकियात की बरतरी होती है, वहाँ एक मरतबा इल्ज़ाम लग जाए लोग छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए ऑफिस। क्योंकि यहाँ रंगे हाथों पकड़ा जाए तो फिर भी कोई नहीं छोड़ता, लिहाजा कवानीन सख्त होने चाहिए कि जो पकड़ा जाए उसे फिर दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।